गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 4 साझेदारी के पुनर्गठन में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो हम प्रश्न सीख रहे हैं, पुनः मूल्यांकन संबंधित जिन प्रश्नों को हम सीख रहे हैं वो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आपको इस पार्ट से के रूप में परीक्षा में या बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि आपका आने वाला जो 2 महत्वपूर्ण बड़े चैप्टर है, पार्ट 5 साझेदार का प्रवेश और पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति, इन दोनों ही चैप्टर में इस पुनः मूल्यांकन खाते का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरह से सीखना है। इसके लिए आज फिर से आज की इस वीडियो में एक और क्वेश्चन को मैं आपको लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। उसका सॉल्यूशन पूरा हल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मंजू, प्रभा और मीना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण कितना है? 5:3:2। यही इनका पुराना प्रमाण है और इसी प्रमाण में पुनः मूल्यांकन खाते का जो लाभ हानि होगा वो हमें बांटना होगा। आगे क्या दिया हुआ है? वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करना चाहते हैं। अब ये नया अनुपात बदलना चाहते हैं, इसीलिए तो ये क्या कर रहे हैं? पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं। लिखा भी है, इसीलिए उन्होंने अपने पेढ़ी की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करने का निश्चित किया। वो नया लाभ हानि का अनुपात बदलना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करने का उन्होंने निश्चय किया है। अब निम्नलिखित माहिती पर से पेढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट। यानी आज आपको रोज नामचा नहीं लिखना है, लेकिन उसके बदले एक काम आपको और करना है। क्या करना है? तो पुनः मूल्यांकन खाता और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, उदाहरण नंबर 7 या 8 आपको होमवर्क के रूप में दिया था, उसमें आपने देखा होगा तो हमने रोज नामचा और पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया था। आज के इस प्रश्न में हमें रोज नामचा नहीं लिखना है, पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट तैयार करना है। और इसके लिए सवाल में क्या दिया हुआ है तो देख सकते हो आप। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पक्की तलपट दिया है और समायोजन दिया हुआ, तो उन समायोजनों की सहायता से आपको पुनः मूल्यांकन खाता और नया पक्की तलपट यानी वृद्धि कमी होने के बाद की नई पक्की तलपट आपको बनानी है। ठीक है, तो आपको 31/3/17 की पक्की तलपट भी दी हुई है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पूंजी दायित्व में पूंजी, चालू खाता, पूंजी खाता और चालू खाता अगर दोनों दिया हो दोस्तों, तो पुनः मूल्यांकन खाते का जो भी लाभ हानि आएगा, अगर लाभ आएगा तो चालू खाते में जोड़ देना है और हानि आएगा तो चालू खाते में क्या कर देना है? तीनों में से माइनस कर देना है। ठीक है, अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लाभ आएगा तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा। किसमें? पूंजी खाते में, चालू खाते में? चालू खाते में। जब भी चालू खाता होगा तो पूंजी खाते वाली एंट्री चालू खाते में जाती है, तो पूंजी खाते में कोई एंट्री नहीं होती। कुछ भी ज़्यादा एंट्री करना नहीं है, लाभ होगा तो जोड़ देना है और हानि आएगा तो माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए, तो पूंजी खाता, चालू खाता, बिन चालू दायित्व में 12% की बैंक लोन, चालू दायित्व में लेनदार, देनी हुंडी दिया हुआ है। और उस तरफ संपत्ति में देखेंगे तो बिन चालू संपत्ति में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, चालू संपत्ति में अंतिम स्टॉक, देनदार माइनस डूबती अनामत, लेनी हुंडी, रोकड़ शेष। चलिए, अब हम समायोजनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में एंट्री भी करते जाएंगे दोनों जगह पे। ठीक है, अब पुनः मूल्यांकन खाता कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है। आपको जिसमें भी लाभ हो रहा है, आपको लगता है कि लाभ हो रहा है, तो कहाँ आएगा? पुनः मूल्यांकन के जमा साइड पे आएगा। मैंने यहाँ पे दोनों खाते बनाए हुए हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, विवरण रकम, लेफ्ट वाला साइड उधार, राइट वाला साइड जमा। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व तो रकम, संपत्ति लेना रकम, इसमें लेफ्ट जमा होता है और राइट उधार होता है, और ये बात तो आप 11वीं से जानते हैं। तो हम साथ में दोनों में एंट्री करते जाएंगे जिससे हमारा कुछ बाकी न रहे। तो पहला वाला, जमीन मकान की कीमत में 25% की वृद्धि कीजिए। आज रोजनामचा नहीं लिखना है दोस्तों, डायरेक्ट, और आज और आसान है। फायदा होगा तो जमा में, नुकसान होगा तो उधार में। तो जमीन मकान में 25% वृद्धि करना है, तो कितना होगा 25%? वो बाद में। पहले ये बताइए कि लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? यस, क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ हुआ तो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे। जमीन मकान खाते, जमीन मकान खाते कितना?
तो कितना परसेंट वृद्धि करने के लिए कहा है? 25% की वृद्धि। जमीन मकान देखिए, पहले से जो पक्की तलपट दिया है उसमें जमीन मकान कितना दिया हुआ है? 1 लाख। 1 लाख का 25% करेंगे तो कितना आएगा? 25,000। तो 25,000 रुपये का क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो पुनः मूल्यांकन के जमा में कितना आएगा? 25,000। ये एक एंट्री हुई। दूसरी एंट्री पक्की तलपट में कर ही देना है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे आप। पक्की तलपट की संपत्ति लेना में जहां पर जमीन मकान लिखा हुआ है वहीं पे हमें लिखना है, लेकिन पहले से 1 लाख लिखा हुआ है। अब मैं कितना लिखने जा रहा हूं? 1,25,000। कितना लिखने जा रहा हूं? 1,25,000। क्यों? क्योंकि 25% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये जो हम पक्की तलपट बना रहे हैं, क्या कब बना रहे हैं? पुनः मूल्यांकन के बाद का। वृद्धि कमी जो हो रहा है उसके बाद की पक्की तलपट बना रहे हैं, इसलिए 25,000 जोड़ के लिखना है, कमी होगा तो घटा के लिखना है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, फर्नीचर की कीमत में 10% घटाइए। अब फर्नीचर हमारी क्या है? संपत्ति है। 10% घटाना है तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। क्या लिखेंगे? फर्नीचर खाते। फर्नीचर खाते कितने का नुकसान हो रहा है? 10% घटाना है। फर्नीचर कितना दिया हुआ है पहले से? तो फर्नीचर आप देख सकते हैं पहले से दिया हुआ है 30,000 पक्की तलपट में। 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000। नुकसान हुआ है इसलिए हमने कहाँ लिखा है? पुनः मूल्यांकन के उधार साइड लिखा है। अब दूसरी एंट्री, पक्की तलपट की संपत्ति लेना में फर्नीचर। जोड़ी नहीं है कि पहले यंत्र लिखा है तो आप भी यंत्र लिखिए, आपको लिख देना है लाइन से। फर्नीचर ऊपर रहेगा, यंत्र नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, फर्नीचर की कीमत कितनी है? 30,000। लेकिन अब मैं कितना लिखने वाला हूँ यहाँ पे? 27,000। क्यों 27,000? तो वो जैसे अब 25% वृद्धि हुआ था तो उसमें जोड़ दिया था, वैसे ही इसमें 10% कमी हुआ है तो क्या कर दिया मैंने? घटा दिया। तो 30,000 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27,000 नई कीमत। ठीक है। तीसरा, यंत्रों की कीमत 80% रखना है। अब 80% रखना है मतलब कितना कम करना है? 20% कम करना है। 100% होता है, 80% रखना है मतलब कितना कम कर देना है? 20% कम कर देना है। यंत्र हमारी क्या है? संपत्ति है, और उसकी अगर कीमत कम होगी तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो कहाँ आएगा? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में यंत्र खाते। कितना नुकसान हो रहा है? तो 80% रखना है मतलब 20% का नुकसान हो रहा है। तो यंत्र है कितना? 50,000। 50,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। या 80% करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। तो 40,000 रखना है, तो 50,000 की कीमत को अगर 40,000 करना है तो भी कितने का नुकसान हुआ? 10,000। तो ये 10,000 का नुकसान हुआ, इसलिए हमने कहाँ लिख दिया? पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिख दिया। और नई पक्की तलपट में संपत्ति साइड पे अब यंत्र कितना आएगा? 40,000। अब इस 40,000 लाने का दो तरीका है, या तो 20% आप माइनस कर दो, या तो 50,000 का क्या बोला था? 80% रखना है, तो 50,000 का 80% करेंगे तो भी 40,000 ही होगा। ठीक है। चौथा, अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 5,000 अधिक है। तो हमें क्या लगता है? फायदा हुआ है? फायदा नहीं हुआ है, अधिक करना नहीं है। हमने जो बही में लिख कर रखा है, बाजार में जो कीमत चल रहा है उससे 5,000 ज़्यादा लिख कर रखा है। अब मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन की कीमत बाजार में चल रही है 20,000 और आप लिख के रखे हो 25,000, तो थोड़ी 25,000 का हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? नुकसान, क्योंकि आप ज़्यादा समझ रहे हो लेकिन उसकी कीमत बाजार में क्या हो रही है? कम चल रही है। तो जो स्टॉक है उसकी कीमत हमने 5,000 क्या कर दिया? ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा हुआ नहीं है, हमने ज़्यादा लिखा हुआ है बही में, तो क्या होगा? नुकसान होगा। दोस्तों इसको ध्यान समझिए। अंतिम स्टॉक की, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत से 5,000 अधिक है। यानी बाजार में जो कीमत चल रही है, वही कीमत मतलब जो चौपड़े में लिखा हुआ है वो 5,000 हमने ज़्यादा लिखा हुआ, तो फायदा कि नुकसान? नुकसान। कम लिखा होता तो फायदा होता, क्योंकि बाजार में ज़्यादा चल रहा है, लेकिन बाजार में जो चल रहा है उससे हमने ज़्यादा लिख कर रखा है, मतलब क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में स्टॉक खाते कितना? 5,000। 5,000 हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो नई पक्की तलपट में स्टॉक कितना दिया हुआ है? पहले पुरानी पक्की तलपट में कितना दिया हुआ है? अंतिम स्टॉक 40,000 मिला आपको। अब उस अंतिम स्टॉक में से आपको क्या करना है? 5,000 कम कर देना है, क्योंकि 40,000 हमने क्या किया है? 5,000 अधिक लिख लिया है, तो 5,000 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कितना आएगा? 35,000। ओके, ये हो गया हमारा चौथा समायोजन। बाजू वाले पेज पर देखिए, पेज नंबर 141 पे पांचवा, देनदारों पर कुल डूबत ऋण 2,500 रखना है। तो डूबत ऋण नामत 2,500 रखना है, मतलब ये तो पक्का हो गया कि नुकसान हुआ, लेकिन कितने का नुकसान हुआ? 2,500 का नहीं, 2,500 का नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों, आज 1,500 का नुकसान हुआ। बोलो सर ऐसा कैसे बदल गए आप? इसलिए 1,500 का नुकसान हुआ है। आप ध्यान से देखिए, जो पहले से पक्की तलपट दी है उसमें ऑलरेडी 1,000 का नुकसान तो दिखाया ही हुआ है पहले से, जिसको कितना करना है? 2,500। तो 2,500 में से 1,000 तो पहले भी डूब रहा था,
पहले भी, तो अभी 2500 डूब रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कितना नुकसान हो रहा है, 1500 का ही नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण अनामत खाते, नुकसान हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, उधार में। किसके उधार में, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में डूबत ऋण अनामत खाते कितना, 1500, और यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 2500 माइनस करेंगे। देनदार कितना दिया हुआ है, देनदार दिया हुआ है 25,000 माइनस डूबत अनामत 2500, बाहर कितना आएगा, 22,500। अब आपको लगेगा सर वहाँ पे आपने 2500 माइनस किया है, यहाँ पे 1500 लिखा है। वहाँ पे भी दोस्तों मैंने 1500 ही माइनस किया है, वहाँ पे भी 1500 ही माइनस किया। सर वो तो 2500 दिख रहा है, वो 2500 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि 1000 तो पहले से ही माइनस किया हुआ था, वो हमने अभी माइनस नहीं किया है। पहले से भी बाहर 25,000 नहीं है, पहले से भी बाहर 24,000 ही है। पक्की तलपट में बाहर के कॉलम में पहले से भी 25,000 नहीं है, 24,000 ही है, और अभी वाला 1500 माइनस करेंगे तो 22,500 सही ही है। मतलब वहाँ पे भी हमने 1500 ही माइनस किया है, 1000 तो पहले से है, पहले वाला 1000 मिलाकर 2500 हुआ है। एक्स्ट्रा जो नुकसान हुआ है वो 1500 का ही हुआ है, क्योंकि 2500 में से 1000 पहले से था। ठीक है, नेक्स्ट छठा, लेनदारों में से 3000 का लेनदार आप चुकाना नहीं है। चुकाना नहीं है तो फायदा के नुकसान तो आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या होगा, फायदा होगा। तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लेनदार खाते कितना, 3000। अब लेनदारों को चुकाना नहीं है तो क्या हुआ, फायदा हुआ है, लेनदार में से उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेनदार किस तरफ दिया हुआ है, दायित्व की तरफ दिया हुआ है, नीचे से एकदम 40,000। तो 40,000 में से हम क्या करेंगे, 3000 माइनस कर देंगे। तो लेनदार हमें कितना लिखना रहेगा, 37,000। कितना लिखना रहेगा हमें, 37,000। क्यों, कैसे आया 37,000, तो 40,000 में से 3000 चुकाना नहीं है, मतलब कितना आएगा, 3000 घटाने के बाद 37,000। सातवां है, बैंक लोन पर अंतिम 3 मास का ब्याज चुकाना बाकी है। ब्याज चुकाना बाकी है तो फायदा के नुकसान, नुकसान तो कहाँ पे आएगा, पहले तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में बैंक लोन का ब्याज, बैंक लोन का ब्याज। अब बैंक लोन का ब्याज कितना होगा, तो बैंक लोन कितना दिया हुआ है, 30,000। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 12% लिखा है, 12% की बैंक लोन। पूरी दायित्व में देखिए पक्की तलपट में 12% की बैंक लोन कितना दिया हुआ है, 30,000। तो 30,000 गुणे 12% गुणे 3/12, 30,000 गुणे 12%, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30,000 गुणे 12% गुणे 3/12। 3/12 क्यों, क्योंकि 3 महीने का चुकाना बाकी, और 3 महीने का चुकाना बाकी है तो क्या करेंगे, 3/12। महीने का होता है तो बटे में क्या लिखते हैं, 12। तो 30,000 गुणे 12% गुणे 3/12 करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा, बैंक लोन का ब्याज 900। कितना आएगा, 900। तो यहाँ पे लिखेंगे 900। और दूसरी एंट्री पूंजी दायित्व में या तो आप बैंक लोन में जोड़ सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। तो मैं जोड़ के लिख दे रहा हूँ, बैंक लोन कितना दिया वो मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं होगा तो, क्योंकि ऊपर हमें अभी पूंजी खाता भी लिखना है और चालू खाता भी लिखना है। ठीक है, तो बैंक लोन दिया हुआ है 30,000 प्लस चुकाना बाकी ब्याज। जरूरी नहीं है कि आप जोड़ के ही लिखो, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना है। कितना आएगा बाहर, 30,900। तो 2 एंट्री, 900 कहाँ से आया, तो 30,000 गुणे 12% गुणे 3/12 किए तो 900 आया। लोन का ब्याज चुकाना बाकी है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो एक पुनः मूल्यांकन के उधार में आएगा यहाँ पर, और पूंजी दायित्व में आएगा। लोन में जोड़ भी सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट और हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या, लास्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, और इसका जो लाभ हानि होगा वो हम कहाँ पे जोड़ेंगे, तो लाभ होगा तो चालू खाते में प्लस करेंगे और हानि होगा तो चालू खाते में माइनस करेंगे। जब भी चालू खाता होगा तो पूंजी खाते में जोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता जब आप बंद करेंगे दोस्तों, तो जमा का योग ज़्यादा आएगा। कितना आएगा जमा का योग, तो 25 और 3 28,000। वही हमें उधार में भी लिखना है 28,000, और उधार में जो कम पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, लाभ, जो हम कहाँ ले जाएंगे, चालू खाते। कहाँ ले जाएंगे, लाभ चालू खाते। किसके किसके चालू खाते, तो जो साझेदार है उन साझेदारों के चालू खाते। तो साझेदारों में कौन कौन से साझेदार है देख लेते हैं। साझेदार में है मंजू, प्रभा और मीना। तो मंजू के चालू खाते, प्रभा के चालू खाते और मीना के चालू खाते।
कितना कितना, तो सबसे पहले तो 28,000 में से 3,000, 10,000, 5,000, 1,500 और 900 ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये सब आप जब माइनस करोगे तो आएगा 7,600। अब इस 7,600 को यानी 7,600 को आपका लाभ हानि का पुराना प्रमाण क्या था, 5:3:2, 5, 3, 8, 2, 10 यानी 5/10, 3/10 और 2/10 में क्या करना है, 7,600 को बांटना है। 7,600 को आप 5/10, 3/10 और 2/10 में बांटेंगे तो सबसे पहले वाले का आएगा 3,800, दूसरे वाले का आएगा 2,280 और तीसरे वाले का आएगा 1,520। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तीसरे वाले का आएगा 1,520, पहले वाले का कितना आएगा 3,800, दूसरे वाले का 2,280 और तीसरे वाले का 1,520। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में। तो अब पक्की तलपट में जो भी चीज़ें बाकी है ना दोस्तों, पहले वाली जो पक्की तलपट दी है बुक में सवाल में, उस सवाल के अनुसार जो भी चीज़ें आप बाकी उसको सेम टू सेम देख कर लिख लेना है। देख कर क्यों लिख लेना है, क्योंकि उस संपत्ति या दायित्व में कोई वृद्धि कमी नहीं हुआ है, तो वो वैसे का वैसा। तो चलिए पहले हम पूंजी दायित्व में शुरू करते हैं। तो पूंजी दायित्व में सबसे पहले क्या है, पूंजी। तो पूंजी में आज हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज चालू खाता है, तो आज जो भी एंट्री होगी सब चालू खाते में होगी। तो पूंजी वैसे का वैसा। पूंजी कितना कितना है, तो मंजू, प्रभा और मीना कितना कितना है पूंजी, तो मंजू का है 1,50,000, प्रभा का है 40,000 और मीना का है 30,000 और तीनों को मिलाकर कितना है, तो जोड़कर बाहर लिखा हुआ है 2,20,000। तो क्या किया हमने, जो पूंजी था वो देख देख कर जैसा है वैसा लिख दिया। अब चालू खाते में क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन से जो लाभ आया है तीनों में हम बारी बारी से जोड़ देंगे। उदाहरण में अलग बनाया होगा, तभी भी आप ऐसा ही करिएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या कहा है, पुनः मूल्यांकन खाता और पक्की तलपट। तो अब चालू खाता, मंजू का कितना दिया हुआ है, तो मंजू का दिया हुआ है 10,000 प्लस उसका लाभ, मंजू का लाभ कितना है 3,800, मंजू का लाभ कितना है 3,800। तो 10,000 प्लस 3,800 करेंगे तो इसका बाहर आएगा 13,800। मंजू के बाद कौन है, प्रभा का कितना है, तो प्रभा का है 20,000 प्लस उसका लाभ, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा लिख रहा हूँ। प्रभा का लाभ कितना है 2,280, तो 2,280 जोड़ेंगे तो 22,280 इसका बाहर आएगा। और लास्ट में कौन है, मीना। तो मीना का कितना दिया हुआ है, मीना का है 9,000 प्लस उसका लाभ। तो मीना का लाभ कितना है, तो मीना का लाभ है 1,520, इसको जोड़ेंगे तो बाहर आएगा 10,520। तो इस तरह से चालू खाते में लाभ जोड़ने के बाद पहले वाले का 13,800, दूसरे वाले का 22,280 और तीसरे वाले का 10,520। अब पूंजी खाता चालू खाते के बाद देखिए क्या लिखा है, 12% की बैंक लोन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये रहा 12% की बैंक लोन लिख चुके हैं। जो लिख चुके हैं वो छोड़ देना है, जो बचा हुआ है वैसे का वैसा। उसके बाद क्या है, लेनदार, वो भी हम लिख चुके हैं। देनी हुंडी बचा हुआ है तो वैसे का वैसा, यानी 10,000 दिया हुआ है, 10,000 का 10,000, देनी हुंडी 10,000। चलिए अब हम संपत्ति की तरफ चेक करते हैं। तो संपत्ति में देख लेते हैं, जमीन मकान हो चुका, यंत्र हो चुका, फर्नीचर हो चुका, विनियोग वैसे का वैसा, क्योंकि विनियोग पर कोई समाजन नहीं था तो विनियोग वैसे का वैसा कितना, 50,000। चलिए विनियोग के बाद क्या है, चालू संपत्ति में अंतिम स्टॉक हो चुका, देनदार हो चुका, लेनी हुंडी और रोकड़ शेष वैसे का वैसा। लेनी हुंडी कितना है 5,000, रोकड़ शेष है 40,000। लेनी हुंडी 5,000 और रोकड़ शेष है 40,000। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ का टोटल कर देंगे। और आपको नियम पता है कि दोनों पक्षों का योग कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। दोनों पक्षों का योग बराबर होगा तभी आपका यह सवाल सही माना जाएगा। तो हम टोटल कर लेते हैं 3,44,500 दोनों तरफ का योग आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे पास आंसर उपलब्ध है 3,44,500, 3,44,500। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब ऐसा ही सेम टू सेम उदाहरण नंबर 9 है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 8 था, उसी तरह से इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 9 है। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। तो क्या है उदाहरण नंबर 9, पेज नंबर 125।
हार्दिक और अल्पेश एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:3 है, पुराना प्रमाण। आज 2 ही लोग हैं तो और अच्छी बात है। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2 करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पेढ़ी के संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करने का निश्चित किया। निम्नलिखित जानकारी पर से पेढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन के पश्चात की पक्की तलपट तैयार करो। पुनः मूल्यांकन खाता और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट, तो देख सकते हैं आपको पक्की तलपट दिया हुआ है पहले से, और पीछे पेज नंबर 126 पर अतिरिक्त माहिती में समायोजन दिया हुआ है 7, जैसा लगभग हमारा समायोजन है सेम वैसा ही। जमीन मकान 25% की वृद्धि करना है, फर्नीचर की कीमत 90% तक घटाइए, मतलब कितना घटाना है 10%। यंत्र की बाजार कीमत 72,000 है। अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 10,000 कम है। इस बार क्या है, फायदा है। बाजार में जो कीमत चल रहा है उससे हमने 10,000 कम लिख कर रखा है, मतलब 10,000 का फायदा। ठीक है। देनदारों पर 3600 कुल डूबत ऋण का प्रावधान करना है, जिसमें 3600 में से पहले से देखेंगे तो आप 1500 पहले से दिया हुआ है, यानी 2100 का ही नुकसान हुआ है एक्स्ट्रा। लेनदारों में से 5,000 चुकाना नहीं है तो फायदा, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे 4500 ब्याज लिखना बाकी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट में जोड़ देंगे और पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे, क्योंकि क्या है, नुकसान है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पुनः मूल्यांकन खाता बनाया है और चालू पक्की तलपट बनाया है वैसे ही बना हुआ है उसमें भी, तो उसको आपको अपने मन से करना है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा और उदाहरण नंबर 10 होमवर्क के रूप में दूंगा। बस इसके बाद हमारा ये पाठ ऑफिशियली पूरा हो जाएगा, क्योंकि आगे 1-2 क्वेश्चन बाकी है, लेकिन इतना हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 5 और 6 के लिए हम ये सब सीख रहे थे और इतना हमारे लिए इनफ है। ठीक है, तो अगले एक और वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लेकर आऊँगा और हम ये पार्ट 4 पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।